Welcome back to our online classes. Students, we are continuing to this chapter, History, chapter 8. So, we have read already about this colonialism and the city. Next topic is here, inside the old city. मेन जो ओल्ड सिटी है, पुरानी दिल्ली है, उसके अंदर क्या क्या चल रहा था, उसके आपको जैसे ही ऑलरेडी यू हैव रेड अबाउट दिस, वहाँ पर जो क्राउड बढ़ गई थी, जो भीड़ बढ़ गई थी, अब उस भीड़ की वजह से जो पुराना जो सिस्टम था, मुगल शाही का जो सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर सप्लाई सिस्टम था, या जो हमारा अंदर का सफाई का नालियों का जो सिस्टम होता है, वो सब डैमेज हो गया क्योंकि क्राउडिंग की वजह से, भीड़ की वजह से, ओवर क्राउड की वजह से। तो पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, सड़कें ओवर क्राउडेड हो गई, और जो पीने का पानी है वो भी, और जो वेल्स थे, कुएं थे, बावरिज थी, वो सब जो है लगभग इस तरह से डेक्लाइन हो गई, खत्म ही हो गई, क्योंकि उसका मेंटेनेंस हो नहीं पाया, भीड़ बहुत बढ़ गई, कंजप्शन बढ़ गया, तो स्वाभाविक है कि उसका धीरे धीरे वो पतन की ओर चली गई। इससे वहां पर दिक्कतें बढ़ गई, पुरानी दिल्ली की जहां तक बात हम कर रहे हैं। इससे जब पुरानी दिल्ली के जो रहने वाले थे वो लोग परेशान हुए, तो उन्होंने प्रशासन से, यानी ब्रिटिश म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि पुरानी दिल्ली में जो लोग थे वो भारतीय थे ज्यादातर, और वहां से ब्रिटिशर्स का कोई सीधा लेना देना नहीं था, इसलिए वहां पर उसके संबंध में कोई भी बात उनकी नहीं मानी गई, और वो वैसे ही रह गए। बदबू की शिकायत करते थे, पानी नहीं आने की शिकायत करते थे, कई बातें थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अपोज में आप देखेंगे कि इसी के सेम टाइम पे नई दिल्ली में जो विकास हो रहा था, वहां पर मिलियंस ऑफ रुपीज, लाखों रुपए वहां पर केवल उसके ड्रेनेज सिस्टम के लिए और वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए खर्च किए जा रहे थे, क्योंकि नई दिल्ली जो बसा रहे थे वो खुद के लिए बसा रहे थे, अपने यूज के लिए बसा रहे थे, और पुरानी दिल्ली से उनका कोई सीधा ऐसा लेना देना था नहीं, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा नई दिल्ली में खर्च किया बजाय पुरानी दिल्ली के। तो इस तरह से पुरानी दिल्ली के अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में इसमें लिखा गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हेडिंग है इसमें, डेक्लाइन ऑफ हवेलीज। तो हवेलीज का मतलब होता था जो एरिस्टोक्रेट्स थे, यानी अमीर वर्ग जो था मुगलों का या पुराने शासकों का, वो एक बड़े से बहुत बड़े एक भवन की एक श्रृंखला में रहता था, बड़े एक चारदीवारी में रहता था, जिसको हवेली कहा जाता था। उन हवेलीज के अंदर उनके बड़े बड़े जो आवास थे, उनके जो कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, वो उन सब के लिए रेजिडेंस हुआ करता था। उस अमीर वर्ग के लिए, उस अमीर के लिए हो सकता हो सेना का कोई बड़ा अधिकारी हो सकता हो राजा के दरबार का कोई बड़ा अधिकारी हो, ये लोग अमीर में आते थे और इनको एक बड़ी सी हवेली प्रोवाइड की जाती थी। उस हवेली के अंदर बहुत सारी सुविधाएं उनके साथ जोड़ी जाती थी, क्योंकि वो अमीर वर्ग का व्यक्ति था। तो इन अमीरों की हवेलियों का जो ब्रिटिश शासन आने के बाद इन हवेलियंस का जो वैल्यू है वो कम हो गई थी। इसका कम होने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि उन अमीरों की जो धन दौलत थी वो अंग्रेजों ने एक तरह से उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वो जब्त एक तरह से ले ली थी उनसे, यानी उनकी पावर सत्ता को एक तरह से उन्होंने कम कर दिया था। तो इससे मुसीबत ये हो गई कि इनके यहाँ जो कर्मचारी थे, जो इनके सहयोगी थे, इनको वेतन देना या इनको रखना संभव नहीं हो पाया। तो इसलिए हवेलियों का जो उस समय दौर था वो फिर खत्म हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, और ये हवेली या तो किसी और को बेच दी गई, या इन हवेलियों को आपस में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे हिस्सों में इनको बांट दिया गया, और इस तरह से हवेलियों का जो दौर था वो भी ब्रिटिश काल में एक तरह से डेक्लाइन हो गया, खत्म हो गया। इसके जगह पर अब ब्रिटिश का जो दौर आया वो बांग्लास का दौर आया। एक चीज जो बांग्ला और हवेली में अंतर है, हवेली एक बड़ा एक अहाता था, एक कैंपस हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते, पूरा का पूरा अमीर वर्ग का फैमिली रहती थी। लेकिन बांग्ला का जो बंगला, जिसको बंगला कहते हैं अपने
महाराष्ट्र में कि बंगला का जो कंसेप्ट है वो न्यूक्लियर फैमिली के लिए, छोटे परिवार के लिए इस बंगला की कंसेप्ट थी। तो ब्रिटिशर्स ने छोटे मकान को, छोटे छोटे घरों को बढ़ावा दिया बजाय बड़ी बड़ी हवेलियों के। तो इस तरह से हवेलियों का दौर भी यहाँ पर खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, बंगला कैसे होता है, इस तरह से कुछ लाइनें इसमें लिखी हुई है। 1 or 2 acres of open ground. It had separate living and dining rooms and bedrooms and wide veranda running in the front, and sometimes on 3 sides kitchen, stables and servants' quarters were in a separate spaces from the main house. तो लगभग बंगला अपने जो आज भी बड़े लोगों के अपने यहाँ भी है बंगला को, तो उस तरह से है। बेडरूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, किचन अलग है। इस तरह से एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए जो आवास बनाया जाता था उसे बंगला कहते हैं। अब म्यूनिसिपैलिटी, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, द म्यूनिसिपैलिटी बिगिंस टू प्लान। अब म्यूनिसिपैलिटी ने नई दिल्ली के लिए जो प्लान, ये नई दिल्ली के लिए ये ज़्यादातर। सो एक डाटा है स्टूडेंट्स में, that as many as 90% persons per acre, while New Delhi had only about 3 persons per acre। यानी 1 एकड़ में, पुरानी दिल्ली में जहां 90 लोग रहते थे, वहां पर नई दिल्ली में 1 एकड़ में केवल 3 लोग रहते थे। यानी डेंसिटी देखिए कितने गुना का अंतर वहां पर था। तो इस तरह से जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कम एरिया में रहेगी तो स्वाभाविक है कि वहां पर सुविधाओं का अभाव होगा और दिक्कतें आएगी लोगों को। तो इस तरह से ये डाटा नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लिए लिखे गए हैं। और जिस पर दूसरा यहाँ पे क्या था, poor condition in the walled city however did not stop it from expanding. In 1888 an extension scheme called the Lahore Gate Improvement Scheme was planned by Robert Clark for the walled city resident. The idea was to draw residents away from the old city to a new type of market square around which shops would be built. स्टूडेंट्स, 1888 में एक स्कीम वाज प्लान, रॉबर्ट क्लार्क ने एक प्लान बनाया जिससे इस सिटीज को थोड़ा सा एक्सपेंशन मिला, थोड़ा सा फैलाई गई सिटी, और उसके अंदर कुछ प्लान बनाए गए। टाइप रेजिडेंट्स वर अवे फ्रॉम ओल्ड सिटी टू अ न्यू टाइप ऑफ मार्केट स्क्वायर अराउंड व्हिच शॉप्स वुड बी बिल्ट। यानी स्क्वायर में वहां पर जो मकान बनाए गए और उसके चारों तरफ जो है विद शॉप्स वुड बी बिल्ट, जहां पर शॉप बनाई गई, दुकानें बनाई गई। तो इस तरह से कुछ एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि पुरानी जो सिस्टम था उसमें वॉल दीवारों से घिरा हुआ था और उन दीवारों के बाहर सिटी का एक्सपेंशन संभव नहीं था। इसलिए 1888 में उसको एक्सपेंशन के लिए उसको फिर बाहर से उसको थोड़ा सा विस्तारित किया गया। तो इस तरह से लैंड डिवाइडेड रेगुलर एरियाज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड्स, और हालांकि क्या उसके बाद भी ये डेवलप नहीं हो पाया, जो रिमेन इनकम्प्लीट एंड डिड नॉट हेल्प टू डिकंजेस्ट द ओल्ड सिटी। यानी इसको जो एक्सपेंशन का काम है ये बहुत संवाद तक भी पूरा नहीं हो पाया और भीड़ से आजाद कराने के लिए कोई मदद इसमें नहीं की गई, ऐसा बात तक नहीं चलता रहा। लेकिन 1912 में वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज इन दीज न्यू लोकेलिटीज वर वेरी पुअर। इन 1912 तक भी यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर सप्लाई सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा पुअर रहा। 1912 में जब कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई तो तब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट में थोड़ा सा अंतर आया। और इस तरह से अब जब नई दिल्ली में जब राजधानी आ गई तो फिर 1936 में यहाँ पे नई दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को एस्टैब्लिश किया गया और इस ट्रस्ट ने फिर यहाँ पर डेवलपमेंट का काम देखा। एरिया दरिया साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस, हाउस वर grouped around parks. Within the houses, space was divided according to new rules of privacy instead of spaces being shared by many families or groups. Now different members of the same family had their own private spaces within the home. यानी इसके बाद जब ये दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना तो इसके बाद मकानों की जो कंस्ट्रक्शन था, जो गलियां थी, वो व्यवस्थित कर दी गई ताकि हर एक फैमिली को हर एक सुविधा मिल सके और जो शहर है
वो स्वस्थ और हेल्दी रहे, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया आफ्टर 1912। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप बुक को पढ़ेंगे, रीड करेंगे और उसके साथ साथ चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज जो रिटन वर्क है, होमवर्क है, जिसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, नोट करना है और उसको लर्न करना है, उसको हम व्हाट्सएप के थ्रू आप तक भेजेंगे। आप अपडेट रहें, अपना काम हमेशा कंटिन्यू में रहें ताकि आप पीछे ना रहें। जहाँ पर भी जो काम जब भी दिया जाता है उसको आप हर पर डे उसको आप अपडेट करते रहें। थैंक यू।